ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज जिंक बिकम डल इन मॉइस्ट एयर। जिंक बिकम मॉइस्ट एयर में जो जिंक होता है वो डल हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा देखो, गौर से देखो इन चीज़ों को, कि अगर इस तरह के कोई भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम इनको पकड़ते कैसे हैं। देखो, जिंक मतलब मेटल है, नॉर्मली शाइनी होता है, वो अचानक से हो गया डल। कब हुआ डल? मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में। मॉइस्ट एयर का मतलब, मॉइस्ट एयर का ज़रा देखो, गौर से देखो, मॉइस्ट भी है और एयर भी है, सिर्फ मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्ट एयर है। यानी कि एयर के कुछ कंपोनेंट्स और मॉइस्चर, इन दोनों का रिएक्शन हुआ होगा जिंक से, तो जिस वजह से कोई एक नई चीज़ बनी होगी जो कि डल होगी। मेन चीज़ ये है, समझने वाली बात इस स्पेशली इसके अंदर। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम लिखते हैं, इसके लिए हम फॉर एग्जांपल मैं अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो मेरा जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है वाटर से, और एयर में होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी होती है ऑक्सीजन। तो एट द एंड मेरा जिंक कार्बोनेट बनता है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट बनता है, और इसके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है जी। तो मैंने रिएक्शन लिख दी, और अगर रिएक्शन लिख दी तो इसका मतलब ये है कि हमारा मेन चीज़ें सब कुछ सॉल्व हो चुकी हैं। आप अगर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? सर, जिंक बिकम डल इन द मॉइस्ट एयर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स क्या नाम, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ये 1:3 की रेशियो में होता है जी, जब बनता है 1:3 की रेशियो में। तो आप जब बैलेंस करोगे रिएक्शन तो ऑलमोस्ट आपका 4 जिंक यहाँ आ जाएंगे, 3, एंड उसके हिसाब से फिर आप उसको बैलेंस करते रहना। खैर, बहरहाल इस तरीके से रिएक्शन होता है, एंड यू कैन सिंपली जस्ट राइट द केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन देखने के बाद आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि सर, जब जिंक क्यों डल होता है मॉइस्चर में, क्योंकि वो एयर के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ, जो कि जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड बना देता है। दैट्स वाई जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर। अरे ये वाली बात समझ में आई सबको? क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? ये जिंक जी ZnO2, ZnO2 तो यार कुछ नहीं होता भाई। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? एवरीवन? तो यार तुम आधे लोग तो सो रहे होते हो, पता नहीं कहाँ होते हो, बताते नहीं हो कुछ भी। ठीक है, हाँ, ग्रेट, चलो ठीक है। तो पहली बात हो गई जिंक की, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट हमारी ये कह रही है कि अ लिटिल एसिड is always added in the preparation of aqueous ferrous sulfate solution. In the preparation of aqueous ferrous sulfate, जब भी हम फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं तो इसके अंदर होता क्या है, तो हमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें एसिड डालना पड़ता है, और उसका रीज़न पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है जी। ठीक है, अब ज़रा देखो, गौर से देखो, बहुत ही मतलब यहाँ पर हम सोच क्या रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर सोच क्या रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं। एक सेकेंड, पहले तो आयरन सल्फेट की बात कर लेते हैं। आयरन सल्फेट को बनाने के टाइम पर एसिड को डालना ज़रूरी हो सकता है। क्यों ज़रूरी हो सकता है? इसके कई रीज़न हो सकते हैं।
कई रीज़न हो सकते हैं। कभी भी हम किसी चीज़ को डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी बना रहा हूँ, उसमें एक कंपोनेंट हमेशा डालूंगा। इसका रीज़न ये है कि भाई एसिड उसको बनाने में, उसकी स्टेबिलिटी में, उसको रखने में, या उसकी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो आपने नोटिस शायद करी होगी या नहीं करी होगी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्वस आयरन सल्फेट। एक्वस आयरन सल्फेट का मतलब ये है कि आयरन सल्फेट जो है वो पानी के अंदर है, और आयरन सल्फेट को आप बहुत देर तक जब पानी में रखे रहने देते हो तो होता क्या है, आपका बन गया FeOH2 प्लस H2SO4। वाह भाई वाह, आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो गया आयरन हाइड्रोक्साइड में। अरे गड़बड़ी हो गई, जो हमारा सोल्यूशन है ना वो टर्बिड हो जाता है, गंदा गंदा सा होने लगता है आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से। ठीक है, ये नॉर्मली होता है। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें डाल दूंगा एसिड। देखो बच्चों, ये नॉर्मली जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, कि इक्विलिब्रियम आपने जो 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अब मैं ज़रा एक बात बताओ, सोचो ज़रा अच्छे से, गौर से सोचो कि लिटिल एसिड मैंने ऐड किया। ठीक है, लिटिल एसिड मैंने ऐड किया। जब मैं इसमें से एसिड ऐड करूंगा, गौर से देखो, जब मैं इसमें एसिड ऐड करूंगा, यानी कि ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा, तो ज़रा अच्छे से बताओ इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कौन से डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जब मैं इसके अंदर लिटिल एसिड को ऐड करूंगा, जब मैं इसके अंदर एसिड वाली साइड में ऐड करूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग अरे जल्दी जल्दी जवाब दे दो बच्चों, जब भी मैं प्रोडक्ट वाली साइड को ऐड करूंगा। ठीक है, जी हाँ, बोलिए हुदा। ओके, हाँ भाई, सब लोग बोल रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया बात है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? कई मशहूर हस्तियों ने कहा है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया और अपनी प्रॉब्लम को लिखना शुरू कर दिया, आपकी 90% सॉल्यूशन वहीं से आ गया। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया जी, अभी तो सिर्फ रिएक्शन लिखी थी। अरे अभी तो सिर्फ रिएक्शन लिखी थी, लेकिन एट द एंड हमारा क्या हुआ? हो गया सॉल्व। अरे भाई, जब आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये टर्बिड होता है। टर्बिड का मतलब है थोड़ा क्लाउडी टाइप, गंदा गंदा सा। ठीक है, तो आयरन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें एड एसिड डाल देंगे, तो क्या होगा जी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन की वजह से आयरन हाइड्रोक्साइड वापस से आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होने लगेगा, और एट द एंड हमारा आयरन सल्फेट सोल्यूशन स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ऐड अ लिटिल एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ FeSO4। अरे भाई, बात समझ में आई? देखो, सब कुछ अपने डी ब्लॉक की बातें चल रही हैं, आयरन जिंक वगैरह सब वही तो है। ठीक है, अरे सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है जी, आगे आते हैं, आगे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। कॉपर सल्फेट, एक कॉपर है जी, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, लेकिन आयरन सल्फेट नहीं होता अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व। क्वेश्चन ये है कि बच्चों, आयरन सल्फेट डिसॉल्व क्यों नहीं होता, लेकिन कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व क्यों हो जाता है? ठीक है जी, अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इंटरलिंक्ड है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आपका क्या नाम है, डी ब्लॉक, इन दोनों से मिलता जुलता है। लेकिन भाई हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट से इनकी एक्सप्लेनेशन इसी के हिसाब से दी जाएगी, तो इसलिए हम इसको डी ब्लॉक में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सिंपल सी एक बात, देखो एक बात याद रखना, ये चीज़ इसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, ये चीज़ उसके अंदर डिसॉल्व हो नहीं रही, इसका मतलब ये है कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन सल्फेट नहीं करेगा। सीधी बात, पहली बात।
इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? क्या ये अब मेरी आवाज़ बेहतर लग रही है? और आई हैव टू स्टार्ट दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूँ? अब आ रही है जी आवाज़ मेरी? क्या अब आवाज़ आई? ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें दोबारा। मतलब कहाँ तक सुना था ये भी बता दें आप ज़रा। कहाँ तक सुना था भाई? कहाँ तक लास्ट सुना था भाई? क्वेश्चन सुन लिया था? क्वेश्चन क्या है वो सुन लिया था? हाँ ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया था बस, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरा कॉपर सल्फेट जो होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन आयरन सल्फेट जो होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जो फाइनली कंपाउंड बनता है ये इनसॉल्युबल बनता है। मतलब मेन चीज़ ये है कि अगर कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ रिएक्ट हो रही है। आयरन सल्फेट नहीं हो रहा, इसका मतलब वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, पहली बात। आओ जी इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट को डालकर देख लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हुआ क्या, असल में आप आगे जाओगे तो आगे ना एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो नाम से ही कॉम्प्लेक्स है जी, क्या ही समझोगे उसे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो नाम से ही कॉम्प्लेक्स है। तो असल में होता क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कहते हैं उसे कॉम्प्लेक्स, केमिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेरा बनता है टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। नाम सुनो पहले, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। आओ ज़रा इसका नाम देखकर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। टेट्रामीन का मतलब हो गया अमीन, NH3। टेट्रा है जी 4, कौन लगाए इसके साथ, कॉपर। कॉपर लगाए जी इसके साथ। अब कॉपर के बाद ना मैं लिखूंगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे। ये बहुत गौर से सुन लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी बाद में भी काम आएगा, बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, देखो टेट्रा अमीन कॉपर। कॉपर कौन सा है, +2। अब देखो ये अमीन जो लगा है ना यहाँ पर, जो अमोनिया जो है, इस अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कॉपर का कोई चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इसका एक स्फीयर बनेगा। एक इसको बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बताऊंगा, सब बताऊंगा क्या होता है। अभी बस इतना सुन लो कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह का, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स होता है। अभी सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत होना, घबराना मत। अभी सिर्फ इतना बताया है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ इस तरह का। अब ये कुछ लोग पूछेंगे सर ये बॉन्डिंग कैसे होगी इसमें, क्या कहाँ की क्या ओवरलैपिंग होगी, आपने क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। कॉपर के तो सिर्फ कॉपर 2+ होता है, उसके साथ सिर्फ सल्फेट जुड़ गया, क्या वो खुश नहीं था उसमें, अमोनिया कहाँ से लग गया उसमें, सब जवाब मिल जाएंगे, परेशान मत होना। लेकिन सोचना ज़रूर कि यार ये अचानक से क्या हुआ, इस तरह के कंपाउंड बने कैसे आखिर। ठीक है, बताऊंगा, परेशान मत होना, सब बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, कॉपर सल्फेट अमोनिया में जाकर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो कि पानी में सोल्यूबल होता है। That's why copper sulfate is soluble in ammonium hydroxide. But if we talk about the iron sulfate, it does not reacts. It does not reacts with ammonium hydroxide. किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, जो भी बनाता है वो soluble नहीं होता। At the end मतलब ये है। अच्छा, इसका जो रिएक्शन ये भी देख लो, इसका रिएक्शन जो होता है आयरन सल्फेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH। ठीक है, देखो आयरन का तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, आयरन का तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इधर बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। नॉर्मल आयनिक रिएक्शन होता है। ठीक है,
आयरन का तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जी FeOH2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। ठीक है, कोई ख़ास चीज़ नहीं बनी। अमोनियम आयरन हाइड्रोक्साइड जो होता है भाई, मैं बता दूं पहले ही, ये इनसॉल्युबल पार्ट होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट सॉल्युबल। जिन लोगों ने वो वाले रिएक्शंस करे होंगे, याद करो अपना सॉल्ट एनालिसिस। आप लोग शायद 12th में हो, शायद आयरन का टेस्ट कर चुके होंगे। आई होप आयरन का टेस्ट आप कर चुके होंगे। अरे आयरन का टेस्ट किया है नहीं किया सबने सॉल्ट एनालिसिस के अंदर? सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आयरन का टेस्ट किया है ना? नहीं किया? अरे आयरन और एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड में होते हैं। सॉल्ट एनालिसिस याद करो बच्चों, पहले लेड होता है। अरे यार बड़े बुरे हालात हैं यहाँ तो। ठीक है, यहाँ तो बड़ी गलत बात हो गई है तो। ठीक है, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ ने नहीं किया। अब मैं आगे क्या बोलूँ? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने पूछा है सर बस क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन एंड DNF से कहा था। हाँ भाई सर, सिर्फ लेड नाइट्रेट वाला किया है। ओहो, ये तो परेशानी वाली बात है भाई, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। सिर्फ लेड नाइट्रेट से क्या चलेगा जब तक आप आयरन एल्यूमिनियम इन सब के नहीं करोगे। मैं बता देता हूँ, सुन लो पहले, गौर से सुन लो थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए सॉल्ट एनालिसिस पे वापस आ जाते हैं। जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं बच्चों, प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा सॉल्ट एनालिसिस। इसको आंखें बंद करके याद कर लो। और मैं अपना बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 12 पूरी क्लास को मैं भी समझाता था भाई। हमारे क्लास टीचर की तो बात ही अलग थी, परवेज साहब थे। ठीक है, लेकिन इतना उन्होंने इस तरीके से समझा दिया था कि मुझे बहुत अच्छे से आता था। आंखें बंद करके मुझे सारे टेस्ट मालूम थे कि ऐसे ऐसे करके क्या क्या होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपको भी अगर हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, आओ जी, देखो सबसे पहले हम ग्रुप 1 का टेस्ट करते हैं। ग्रुप 0 की बात तो हम कर चुके हैं। हमारे पास ग्रुप 0 जो होता है अमोनियम होता है। कैटाइन की बात कर रहा हूँ जी, अमोनियम होता है जी ग्रुप 0। ठीक है, क्या करते हैं जी, इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, NaOH डाला, और उसको अच्छे से हीट किया। थोड़ा सा हीट कर लो तो उसमें से ना गैस निकलेगी। ठीक है, गैस निकलेगी। अब वो गैस जो होगी अमोनिया की स्मेल होगी। देखो क्यों हो रहा है ऐसा। दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, हर एक रिएक्शन का रीजन जरूर होता है। देखो जरा गौर से बताना, यहां पे रिएक्शन देखना। NaOH क्या है जरा जल्दी जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। NaOH एसिड है बेस है? NaOH एसिड है या बेस है? अरे जल्दी जल्दी बता दो। NaOH एसिड है बेस है? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो NaOH जो है वो प्रोटॉन को लेगा या देगा? NaOH H+ को लेगा या देगा? अरे बेस जो होता है वो H+ को है, H+ को बहुत बढ़िया एक्सेप्ट करता है जी, लेता है। अब जरा खुद बताओ, अमोनियम के अंदर से NH4 के अंदर से NH4+ के अंदर से मैं एक H+ माइनस कर दूं, क्या बचा? अरे भाई इसके अंदर से मैं माइनस कर दूं H+, कहाँ गया ये H+? इनने ले लिया। अब मैं इसके अंदर से H+ माइनस कर दूं, अरे कौन सी गैस बनी? अरे जल्दी जल्दी बता दो बच्चों, अरे कौन सी गैस बनेगी? गौर से सोचो ना। देखो NH4+ है, यानी कि एक H है, 4 H है, एक प्लस है, एक H+ माइनस कर दो, अरे भाई अमोनिया गैस बनेगी। अरे अमोनिया गैस की इसीलिए तो अमोनिया की स्मेल आती है। दैट्स वाई हम ये टेस्ट करते हैं, इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं कि अमोनिया में ओहो इसके बाद H+ है, इसका H+ ले लो। H+ कैसे लेंगे? बेस डाल दो। बेस डालने के बाद जब इसका H+ ले लोगे अमोनिया की स्मेल आएगी भाई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब अब आपको अमोनिया का टेस्ट करना है, अगर अमोनिया की स्मेल आने लगी आप कहोगे अमोनिया में बी प्रेजेंट। अमोनिया इज प्रेजेंट नहीं, अमोनियम में बी प्रेजेंट। हो सकता है कि इसमें अमोनियम है। आओ हमें स्मेल आ गई, अब करते हैं हम कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब हम चेक करेंगे कि इसमें अमोनियम है या नहीं है। आओ जरा देखते हैं। हम अमोनियम का टेस्ट करने के लिए अब हम डालते हैं इसके अंदर नेस्लर्स रिएजेंट। मर्क्यूरी का एक रिएजेंट होता है, मर्क्यूरिक आयोडाइड का। ठीक है, उसको हम सिंपल सा बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट डाल दो, कुछ भी नहीं होगा। आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट के अंदर जो भी था उसका सॉल्यूशन बनाए को सॉल्यूशन, और उसके अंदर नेस्लर रिएजेंट डाल दो, ब्राउन कलर का पीपीटी आ जाएगा। क्या बनेगा जी? अमोनियम मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है जी, अमोनियम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जरूरत नहीं है लिखने की, ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट होगा, इसका मतलब अमोनियम कंफर्म। ये बात हुई अमोनियम की।
यहाँ पर कितने सारे कंसेप्ट हमारे यूज हुए देखो। पहली बात तो एसिड बेस वाला कन्फर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुआ प्रेसिपिटेशन वाला कि नेस्लर रिएजेंट में मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी अमोनियम के साथ मिलकर अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। देखो गौर से देखो, आगे आते हैं। अमोनियम की बात हो गई, आओ जी लेड की बात करते हैं। अब हम आएंगे, अब हम चेक करेंगे, अगर मेरा मान लो मैंने अमोनियम का करके देखा और मुझे यहाँ पर गैस महसूस नहीं हुई, अगर मैंने अमोनियम करके देखा और मुझे गैस महसूस नहीं हुई, मैं सीधा कह दूंगा अमोनियम इज एब्सेंट। एब्सेंट है जी, ग्रुप 0 नॉट प्रेजेंट। अब मैं आऊंगा ग्रुप 1 पे। नाउ आई विल कम टू ग्रुप 1। ग्रुप 1, अब ये ग्रुप 1 में क्या करूंगा, देखो गौर से देखना। ग्रुप 1 के अंदर मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया जी। ओरिजिनल सोल्यूशन का क्या होता है जी, सॉल्ट लिया और पानी ले लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया, वो होता है ओरिजिनल सोल्यूशन। अब इस ओरिजिनल सोल्यूशन को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं HCl डाल दूंगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नहीं जी, डाइल्यूट डालना है। हाँ डाइल्यूट डालो जी, डाइल्यूट HCl। अब ये डाइल्यूट HCl क्या करेगा, देखो यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेड की बात कर रहा हूं, मेरे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट है मेरा, ये सॉल्ट में लेड है, चेक कर रहा हूं मैं भी, पता नहीं है, मैंने अज्यूम किया अगर लेड हुआ ना तो पता है क्या होगा। बच्चों याद करो अपनी पुरानी क्लासेस, आप क्या करते थे, लेड था, लेड के अंदर लेड क्लोराइड PbCl2 बनाते थे जिसका वाइट पीपीटी होता था। लेड क्लोराइड बनाते थे जिसका वाइट पीपीटी होता था। अब इसका मतलब यह है अगर आपने HCl डाला उसके अंदर और आपका वाइट पीपीटी आ गया, इसका मतलब तो यह हो गया जी लेड आ गया मेरा, लेड कंफर्म। कंफर्म अभी नहीं हुआ है जी, हाँ वेरी गुड, हमारा ग्रुप 1 कंफर्म हुआ है और इसका मतलब यह है कि लेड में बी प्रेजेंट। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करोगे, क्या करोगे जी, Ki डाल दोगे, पोटेशियम आयोडाइड डाल दो या फिर पोटेशियम क्रोमेट डाल दो, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट डाल दो, दोनों में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जिस वजह से लेड हमारा कंफर्म हो जाएगा। जितनी भी सारे देखो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, ये हमारे आयंस भी हैं, एनाइन कैटाइन है, ठीक है। यहां तक सबने किया होगा, यहां तक सबने लैब में किया होगा, आई एम डेम्ड श्योर अबाउट दैट, यहां तक सबने किया होगा। अरे किया था या नहीं किया था बता दो, अरे सब लोग, एक से नहीं पूछा जी, सबसे पूछा है। हाँ यहां तक सबने किया था कि सर हमारा लेड, अगर वाइट पीपीटी यहां आ गया तो मेरा लेड हो गया, बात ही खत्म, सब बढ़िया सब बढ़िया, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, ओके कूल। हमने ग्रुप 1 करा था, ग्रुप 0 करा था, मान लो वो भी एब्सेंट, ग्रुप 1 करा डाइल्यूट HCl डाल के कुछ नहीं आया, परेशान, हम टेंशन में। अब क्या करें, क्या करूं, पता नहीं क्या करूं, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं आऊंगा अब ग्रुप 2 पे, ग्रुप 2 पे, एक सेकेंड यार फोन हैंग कर रहा है। ठीक है, हाँ तो ग्रुप 2 के अंदर क्या करते हैं हम, ग्रुप 2 में हम डालते हैं इसी सोल्यूशन में जो ये HCl डाला था ना हमने, HCl के साथ मैंने H2S गैस पास करी, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब मैंने उसमें डाली तो हुआ क्या, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट आएगा, जैसे कॉपर हुआ, कैडमियम हुआ, बिस्मुथ हुआ, बहुत सारे होते हैं। उसका आयन कंफर्म जो करता है वो ग्रुप 2 करता है। आमतौर पे हमारी स्कूल लेवल पर हम H2S वाला टेस्ट नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी गैस ज़्यादा अगर चली जाती है हमारे लंग्स में तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम आमतौर पे स्कूल्स में नहीं होता, हो भी सकता है, और मैं ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, हो भी सकता है किया हो, नहीं तो कॉलेज लेवल पर तो सब करते हैं, हमने भी किया है, ठीक है। अब ग्रुप 2 में भी हमें कुछ नहीं मिला, अब आएंगे हम ग्रुप 3 पे, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा तो डालेंगे अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद देखो ग्रुप 3 के रिएजेंट बता रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा डाला, उसके बाद हम डालेंगे नाइट्रिक एसिड, डालते हैं हम HNO3
HNO3। अब ये कंडीशन जब है अगर इफ सॉल्ट इज कलर्ड, अगर कलर्ड नहीं है तो मत डालो, अगर कलर्ड है तो नाइट्रिक एसिड डालते हैं। ग्रुप थर्ड के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड डाला, ये डाला, उसके बाद मैं डालूंगा NaOH, ठीक है, या फिर NaOH नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा गौर से देखो, अब जब आपने ये वाला ये डाल दिया ना, तो यहां पर आपकी दो चीजें होंगी, यहां पर आपकी दो चीजें होंगी। गौर से देखना, गौर से देखो, यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह सब डाल दोगे, यहां पर आपका या तो एल्यूमिनियम बनेगा आएगा या फिर आपका आयरन आएगा, ठीक है। और आयरन हुआ या एल्यूमिनियम हुआ, दोनों के अंदर टर्बिडिटी क्रिएट हो जाती है, जेली टाइप। एल्यूमिनियम का भी जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है और आयरन का भी मोस्टली जेली टाइप होता है, समटाइम इट्स ब्राउन बट समटाइम इट्स जेली टाइप, ठीक है। एक टर्बिड स्ट्रक्चर बन जाता है, टर्बिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आप देखो, मैंने यहां पर डाल रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए मैं कॉपर का टेस्ट ग्रुप 2 में करता था। कॉपर का टेस्ट यहां होता था, आयरन का यहां हो रहा है। अगर मैं यहां पर कॉपर का कर लेता तो ये तो डिसॉल्व हो जाता इसके साथ, तो मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब समझाने का मतलब ये है कि भाई हम ग्रुप 3 के अंदर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का सवाल मैंने आपसे पूछा था। एक सवाल के पीछे कितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली भाई। ये है आपका बेसिक सॉल्ट एनालिसिस। इसके बाद ग्रुप 4 आता है, उसके अंदर भी H2S होती है। फ़र्क क्या है ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के अंदर? ग्रुप 2 के अंदर जो H2S होती है वो एसिडिक मीडियम की है, देखो ऊपर HCl डाला है। और ग्रुप 4 के अंदर जो है वो मेरी कौन सी है जी, बेसिक मीडियम की है, H2S। उसके बाद आता है अमोनियम कार्बोनेट का, जिसके अंदर बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम होते हैं, वो 5वां ग्रुप होता है, और उसके बाद कोई ग्रुप नहीं होता, ठीक है। आपके स्कूल के लेवल पर नॉर्मली इतना होता है, ठीक है। इतना सॉल्ट एनालिसिस तो आना चाहिए जी सबको, ठीक है, कम से कम ग्रुप 3 तक, ओके। अब वो ठीक है, आपकी लैब्स वगैरह बंद हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन इतना तो यार देखो समझना आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया सबके? क्या सबके क्वेश्चन समझ में आया कि हमारा कॉपर सल्फेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन आयरन सल्फेट नहीं होता। आयरन सल्फेट क्यों नहीं होता? क्योंकि आयरन सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर आयरन हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि टर्बिड होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंट होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट जो है वो इसके साथ मिलकर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बना देता है, जो कि सॉल्युबल होता है। मतलब सीधी सीधी बात ये थी। क्या ये सब क्लियर है सबको? इज एवरीथिंग फाइन? क्या सबके समझ में आ रहा है? मेन चीज तो यही है जी, क्या सबके सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके, ठीक है। हाँ, तो किसी ने पूछा सर ग्रुप 0 का क्या मतलब होता है? बेटा ग्रुप 0 का मतलब ये होता है कि सारे टेस्ट करने से पहले जो ग्रुप्स है ना हमारे, ग्रुप 1 2 3, वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। लेकिन ग्रुप 0 जो है ना वो इन सीक्वेंस से हटके है। लेकिन अमोनियम हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम अमोनियम का टेस्ट करते हैं, इसलिए उसको ग्रुप 0 नाम दिया है। और वो सीक्वेंस से थोड़ा डिफरेंट है। जो मेरा सीक्वेंस था, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये जो मैंने अभी करा था, ये ग्रुप 1 2 3, देखो सबसे पहले HCl। अब मैं ऐसा नहीं है कि H2S डालूंगा तो दोबारा से सॉल्ट लूँगा, नहीं, इसी के साथ में इसी के अंदर फिर H2S डाल दूंगा। अगर ये फिर नहीं हुआ, इसी के अंदर फिर मैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा। फिर नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा H2S डालूंगा। फिर नहीं हुआ, फिर कोई बात नहीं, मैं अमोनियम कार्बोनेट डालूंगा। जो ग्रुप 1 2 3 4 जो है ना, ये सीक्वेंशियल है। ग्रुप 0 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, दैट्स वाई, इसलिए। और ग्रुप 0 के अंदर ना देखो जितने भी ये फंड 1 2 3 4 5 जितने इसके कैटाइंस हैं, ये सारे के सारे कैटाइन ना मेटालिक हैं, लेकिन वो जो कैटाइन है ना वो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। तो दैट्स वाई उसको इसलिए भी अलग लिया है। पॉलीएटॉमिक मतलब अमोनियम है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है जी, ओके। आगे आते हैं जी प्यारे बच्चों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट हमारी क्या है? अगली स्टेटमेंट कह रही है, देखो फिर से एक और सवाल, फिर से बिल्कुल सेम टाइप ऑफ सवाल। वाई फेरस सॉल्ट
टर्न ब्राउन इन कलर इन एयर। आयरन का जो सॉल्ट है वो ब्राउन कलर का हो जाता है जी एयर के अंदर। ठीक है, आओ ज़रा किसी से सवाल पूछते हैं, जो हमारा बच्चा यहाँ कोई प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, चलो जी हम पूछते हैं। सिमरा अहमद, सिमरा अहमद, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक। जी जी हाँ, तो भाई सिमरा अहमद, ज़रा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है मेनली, ज़रा बताएं। फिर उसका सॉल्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली कि एयर का, यहाँ पर एयर का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब ज़रा एक बात बताइए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? चैट बॉक्स में बताओ बच्चों। ऑक्सीजन के साथ ऐड होना, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है भाई आयरन का सॉल्ट ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन कलर का हो रहा है। बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो अब ज़रा देखो, एक बात तो देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ब्राउन कलर का ना Fe3+ होता है। Fe3+ जो है वो ब्राउन कलर का होगा, पहली बात। ठीक है, आओ फेरस, फेरस जो होता है वो होता है Fe2+। फेरस जो होता है, फेरस 2+, और Fe3+ होता है फेरिक। ये मैं पहले बता चुका हूं कि छोटी वाली वैलेंसी जो होती है, छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, उसको अस बोलते हैं, ROUS। ठीक है, जैसे क्यूप्रस। और बड़ी वाली जो होती है उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। देखो ऐसे ही मेरे पास कॉपर जो होता है, कॉपर +1 में भी होता है और कॉपर +2 में भी होता है। ठीक है, ये होता है मेरा क्यूप्रस, ये होता है मेरा क्यूप्रिक। ठीक है, हाँ, तो फेरस सॉल्ट जो है ब्राउन कलर का हो जाता है एयर के अंदर। सिंपल सी बात है, एयर का मतलब ये है आयरन, उसके साथ जो हमारा फेरस जो है वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे ऑक्सीडेशन हो गया जी, मतलब ये है आयरन 2+ ने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया और Fe3+ बना दिया, जो कि फेरिक है और जो ब्राउन कलर का है। बात आई समझ में? अरे इज इट, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अरे सीधे सीधे से कंसेप्ट है यार, सीधे सीधे से कंसेप्ट हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट मेरा पूछ रहा है, कैडमियम जो होता है, कैडमियम इज यूज्ड टू extinguish न्यूक्लियर फायर। न्यूक्लियर फायर, अगर न्यूक्लियर फायर है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से कहीं आग लग गई है, तो उसको बुझाने के लिए कैडमियम का यूज होता है। कैडमियम का, बच्चों याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ना तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन होता है, जो यूरेनियम जो है डिसइंटीग्रेट होता है, उसके रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ना कैडमियम की रॉड डाली जाती है। ठीक है, कैडमियम रॉड्स होती हैं जो, अब गौर देखो, सब दिमाग खेल है, सब दिमाग चलाओ। न्यूक्लियर फायर को रोकने के लिए, ओहो अच्छा अच्छा, न्यूक्लियर फायर को रोकने के लिए अब जरा न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? एक बड़ा सा एटम है, वो टूटा, उसने अपने अंदर से न्यूट्रॉन निकाले, अपने अंदर से न्यूट्रॉन निकाले, और न्यूट्रॉन निकालने की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगा। आओ गौर से देखो, न्यूक्लियर निकालने की क्या नाम है, न्यूट्रॉन निकालने की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था। मैं कह रहा हूं कैडमियम को लगा दो और न्यूक्लियर रिएक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कैडमियम जो है ना, कैडमियम जो है ना आपका, कैडमियम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा भाई। कैडमियम 1 से 3 स्प्लिट न्यूट्रॉन, 1 से 3 स्प्लिट न्यूट्रॉन को स्टॉप कैसे करें? मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ज़रा क्वेश्चन को दोबारा से लिखिए और
थोड़ा सा एलेबोरेट करके, कैडमियम जो है ना न्यूट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से ये न्यूक्लियर फायर या न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक सकता है। और इसीलिए कैडमियम की रॉड्स यूज की जाती हैं न्यूक्लियर, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है या न्यूक्लियर पावर हाउस होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो कैडमियम की बात हुई यहां तक, आगे आते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं, अब हम बात करेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट इन NaOH। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर NH4 इसके अंदर तो सॉल्युबल है, लेकिन NaOH के अंदर नहीं है। OH NaOH के अंदर नहीं है। कौन बताएगा, कौन बताएगा क्या रीजन हो सकता है? जल्दी से बता दो, कौन बताएगा क्या रीजन हो सकता है? सर न्यूक्लियर फिजन में वो स्प्लिट होते रहते हैं। हाँ ऑब्वियसली यार, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ना वो बड़ा ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एनर्जी निकलती है, और मतलब अच्छी खासी फॉर्म में एनर्जी होती है। और जैसा आप कह रहे हो कि वो स्प्लिट होते ही रहते हैं, ठीक है, और वो स्प्लिट होते ही रहते हैं, तो इसका मतलब उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसलिए उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम की रॉड्स को यूज़ करते हैं। सर कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? नहीं, ऑक्सीडाइज क्यों होगा भाई? ऑलरेडी कॉपर 2+ में है, कहाँ ऑक्सीडाइज करोगे उसको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सिमरा अहमद, वेरी नाइस। सर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे बताया तो था टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। तो जहाँ भी कॉपर देखो और अमोनिया देखो, टेट्रामीन बना दो, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, यानी कि टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जी कॉपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन NaOH के साथ नहीं बनता। सिंपल सी बात, ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 cannot be obtained by heating hydrated ferric chloride. हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड, ठीक है। देखो हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड है, अगर मुझे एनहाइड्रस FeCl3 का यूज करना है, अब ज़रा कहीं ना कहीं बच्चे दिमाग लगाने हैं, आई होप लगा लो यार तुम लोग, याद करो एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3। सर हमें तो ये याद आ रहा है किसी रिएक्शन में यूज़ होता था, किसी ऑर्गेनिक के रिएक्शन में यूज़ हो रहा था सर एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। सर हमें याद आ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा नहीं, खुद बताएंगे आप लोग कौन सी रिएक्शन में यूज़ होता है एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, बताना आप लोग, ठीक है। हाँ तो एनहाइड्रस FeCl3 बनाने के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि FeCl3 जो एक्वस या फिर मेरा हाइड्रेटेड या नॉर्मल मेरा FeCl3 पानी के साथ जो मेरा है ऑलरेडी, उसको मैं हीट करता रहूँ, उसमें से पानी उड़ जाए और मेरा एनहाइड्रस FeCl3 बन जाए। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब ज़रा देखो क्यों नहीं होता। बच्चों याद रखना FeCl3 जो हमारा FeCl3 लैब में जो रखा होता है या फिर आमतौर पे होता है एक्वस फॉर्म में, तो वो असल में वो ख़राब होने लगता है, वो ख़राब होने लगता है जी। क्यों ख़राब होने लगता है? क्योंकि मेरा FeCl3 जो है, पानी भी होता है उसके साथ, ऑब्वियसली पानी भी होगा क्योंकि पानी के अंदर ही तो है वो, ठीक है, हाइड्रेटेड। तो FeCl3 जो है वो पानी के साथ एक्चुअली रिएक्ट करके Fe2O3 बना देता है जी, आयरन का ऑक्साइड बना देता है, जिस वजह से वो आगे ऑब्वियसली यार कंपाउंड ही चेंज हो गया। वापस तो हमें FeCl3 चाहिए था, लेकिन कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो मतलब ये है कि अगर मुझे एनहाइड्रस FeCl3 चाहिए तो मैं हाइड्रेटेड FeCl3 को गर्म नहीं करूँगा, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है ना कि देखो ये एक्वस है, ये एनहाइड्रस है, कुछ नहीं करना, पानी उड़ा दो,
पानी उड़ाने के लिए हीट कर दो, अगर मैं इसको हीट करूँगा ये नहीं बनेगा जी, ये बनेगा, ये बन जाएगा। वेरी गुड, एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बढ़िया, हेलो अरीन वगैरह, हाँ अरे भाई तुम तो होशियार लोग हो यार, क्या बात है, चलो वेरी गुड। चलो ठीक है, तुमने इतना बता दिया सर ये यूज़ होता है, कोई बताएगा क्यों यूज़ होता है, ये ही क्यों यूज़ होता है, ये ही क्यों यूज़ होता है। एल्काइलेशन वगैरह बहुत बढ़िया जी, लुइस एसिड है तो नहीं, एक मिनट, ठीक है, तो लुइस एसिड है तो क्या करेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, मैंने AlCl3 के एग्जाम्पल लिए, AlCl3 लुइस एसिड है जी, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो होता क्या है पता है, ये जो भी हेलोजन लगा होता है, मेरा R है, इसके साथ हेलोजन जो भी लगा हुआ है ये लुइस एसिड है, हेलोजन जो है वो बेस होता है जी, ये इसने इलेक्ट्रॉन अपने इसको दिए, देखो जी ये बन गया ऐसा, अब ये इससे टूट जाएगा, मेरा बन गया R+, हो गया जी जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, जो भी मैं अब न्यूक्लियोफाइल डालूंगा, ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से लाऊं, न्यूक्लियोफाइल मेरा आमतौर पे बेंजीन वगैरह होता है, ठीक है, तो जो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया तो बात ही खत्म। ठीक है, क्योंकि जी ये जो होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेते हैं हम इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेते हैं, हम आमतौर पर बेंजीन लेते हैं, बेंजीन जो है ना इलेक्ट्रॉन रिच होती है बच्चों, याद रखना, बेंजीन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, that's why it will be considered as a nucleophile. So this nucleophile will attack to the electrophile and will generate R and benzene. ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप ढंग से अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को याद रखो, कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन लुइस एसिड है कौन लुइस बेस है। जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे, कभी किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो आगे आते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ तो ये हम FeCl3 तक आ गए थे हम। अब एक बात ज़्यादा जल्दी से बता दो, नेक्स्ट क्लास कौन सी है तुम्हारी, नेक्स्ट क्लास कौन सी है और कब है, टेल मी फास्ट, नेक्स्ट क्लास कौन सी है और कब है। नहीं है जी कोई नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम अभी 7 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक। अरे सब लोगों से पूछ रहा हूं मैं बच्चों, सब लोगों से पूछ रहा हूं जी, इतने दुविधा में हैं बेचारे, मतलब स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास है, 7 बजे है ना, ठीक है कोई बात नहीं। यार ये सब लोग at 7 क्यों बोल रहे हैं, तुम लोग एक ही स्कूल के हो क्या सब लोग। ओह ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि यार ऑलरेडी लेट क्लास स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि एटलीस्ट ये है कि आज आधे तो कंप्लीट हो जाएं क्वेश्चंस, अभी आधे भी नहीं हुए, ठीक है। क्लास में मज़ा आ रहा है, इतना बता दो, कंसेप्ट सीखने में एटलीस्ट मज़ा आ रहा है, कोई कंसेप्ट कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, यस और पॉल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो 3 आए, बस 3 लोग मज़े ले रहे हैं क्लास के, हाँ 4, बाकी सब आराम कर रहे हैं। एंड वी हैव 23 स्टूडेंट्स, ओके चलो आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है आपके लिए, एक है आपके पास,
वाई AgNO3 kept इन डार्क। हम AgNO3 को जो है ना डार्क में रखते हैं हमेशा, क्यों? फिर सारी वही बात, डार्क में रखते हैं, लाइट में नहीं रखते हैं। लाइट में नहीं रखते सर, क्यों नहीं रखते? क्योंकि लाइट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। क्या होता है जी, असल में लाइट जो है AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डिसोसिएट कर जाता है, डीकम्पोज कर जाता है लाइट की प्रेजेंस में। एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिकॉज AgNO3 इज अ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड। फोटोसेंसिटिव का मतलब होता है लाइट से रिएक्टिव कंपाउंड। तो AgNO3 जो है वो लाइट से रिएक्टिव है, जिस वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है। आपने देखा होगा अपनी लैब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट की जो बॉटल्स होती हैं ना, वो डार्क कलर की होती हैं, अंबर कलर की, यानी कि डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स होती हैं सिल्वर नाइट्रेट की। कभी भी क्लियर बोतल नहीं होगी उसकी, सिल्वर नाइट्रेट की। हमेशा देखना, अब जब लैब में जब भी जाओ तो देखना इसके। अब इसके कई क्वेश्चंस हो गए। सिल्वर नाइट्रेट को डार्क में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को लाइट में क्यों नहीं रखते? सिल्वर नाइट्रेट को लाइट बॉटल्स में क्यों नहीं रखते? ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में क्यों नहीं रखते? वाइट बॉटल्स में क्यों नहीं रखते? सिर्फ एक जवाब है, सर लाइट से रिएक्ट कर जाता है, फोटोसेंसिटिव होता है, जिस वजह से इसको हम डार्क में रखते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करके डिकम्पोज कर जाता है, दैट्स इट। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर से एक और सवाल आप लोगों के लिए, उसी पुराने वाले कंसेप्ट से लेकर आए हैं हम। ठीक है, सवाल ये है कि अ डार्क ब्लू precipitate is formed when NaOH is added to copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम NaOH डालते हैं तो डार्क ब्लू PPT बनता है। ठीक है, और ये जो है ना, अगर मैं इसको और हीट करूं तो हीट करने पे और डार्क होता रहता है। ठीक है, अरे क्वेश्चन समझ में आया सबके? जब भी कॉपर सल्फेट को NaOH में डालता हूं ना मैं, डार्क कलर का PPT बनता है एक, और ये डार्क कलर का जो PPT होता है ना, ठीक है, डार्क ब्लू कलर का, और इसको मैं जितना हीट करूंगा उतना ज्यादा डार्क होता रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया सबके? अब देखो मतलब क्या है। मतलब सिंपल सी बात ये है, इसको इसमें डालेंगे तो डार्क PPT बनेगा। मतलब सीधा सा कॉपर सल्फेट प्लस NaOH कुछ नहीं करो जी, आयनिक रिएक्शन करा दो सीधा सीधा। ये हो गया मेरा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। ठीक है, ये जो होता है ये होता है डार्क ब्लू। अब जो ये है डार्क ब्लू जो है, कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इसको मैं अगर हीट करूंगा, सीधी सीधी बात है यार, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। भाई ये है हमारे क्वेश्चन का जवाब। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट हमारा, हाँ ठीक है, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, डार्क ब्लू कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आप उसको जितना हीट करोगे उतना डार्क होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि आप जो कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करते रहेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और वो डार्क होता रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड, गौर से देखना, क्यूप्रस क्लोराइड हुआ, मर्क्यूरस क्लोराइड हुआ। ठीक है, ये जितने भी होते हैं क्यूप्रस क्लोराइड Cu प्लस और Cl-, आप देखोगे नॉर्मली तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा CuCl। लेकिन ये असल में अकेला नहीं होता कभी भी, कॉपर क्लोराइड कभी अकेला नहीं होता, ये हमेशा Cu2Cl2 इसमें होता है।
ठीक है, यहाँ पर अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कॉपर प्लस 1 आएगी, दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड क्यूप्रस क्लोराइड, और CuCl2 इट विल बी कॉल्ड क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड की, क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 ये भी मर्क्यूरस क्लोराइड भी ऐसे ही होता है, कॉपर क्लोराइड भी ऐसे ही होता है, याद रखना आगे के लिए। ठीक है, कह रहे हैं जी ये जो है ये इनसॉल्युबल होता है पानी और डाइल्यूट HCl में, दिस इज इनसॉल्युबल, डिसॉल्व नहीं होता H2O में और डाइल्यूट HCl के अंदर, इन दोनों के अंदर रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl डालूं, उससे रिएक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी? सिंपल सी बात है भाई, वाटर और ये बड़ा ही माइल्ड है, कोई फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl से ये जब रिएक्ट करता है तो मेरा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है CuCl2। ठीक है जी, ये बनाता है मेरा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक तरह का कॉम्प्लेक्स ही तो है। क्या है ये? डाइक्लोराइडो कॉपर कॉम्प्लेक्स। डाइक्लोरो क्लोरो कर लो, वैसे क्लोराइडो बोलते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरीन होता है ना, उसको क्लोराइडो बोलते हैं। डाई क्लोराइडो कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स। कॉपर वैसे 2+ का नहीं होगा, कॉपर +1 का होगा, क्योंकि ऊपर +1 ही था। कॉपर +1 का कॉम्प्लेक्स। अब हाइड्रोजन क्यों लगाया? पूछो ना, हाइड्रोजन क्यों लगाया सर? ठीक है बच्चों, इसलिए लगाया, देखो कॉपर +1 है, ठीक है, कॉपर +1 है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया Cu+, Cl- और Cl-। ठीक है, आओ देखो, कॉपर प्लस कॉपर, इससे माइनस कैंसिल, अगेन चार्ज 0। अब एक और Cl आ गया, यानी कि पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे CuCl2 पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसको मैं करने के लिए मुझे H+ लाना पड़ेगा, दैट्स वाई दिस इज दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसके पूरे नाम के पहले आप हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन डाइक्लोराइडो कॉपर 1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट्स वाई इट इज सॉल्युबल इन क्या नाम है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नॉट इन द डाइल्यूट एंड वाटर। ठीक है जी, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कॉपर +1 सॉल्ट्स आर नॉट नोन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कॉपर +1 के सॉल्ट्स को हम नहीं जानते, यानी कि वी हैव नाइदर, कॉपर +1 का कोई सोल्यूशन वाटर एक्वस नहीं होता। ठीक है, कॉपर जैसे कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया, +1 के अंदर CuCl या CuNO3, ये सारे के सारे एक्वस में नहीं होते। क्यों नहीं होते? जरा देखो, गौर से देखना। कॉपर जो है मेरा नॉर्मल कॉपर था मेरा D9 D10 और S1 है ना, कुछ ऐसा था नॉर्मल कॉपर। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये तो D10 हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। लेकिन बाद में जाकर हमें मालूम पड़ा कॉपर का 2+ ज़्यादा स्टेबल होता है जी, पानी के अंदर, इन द वाटर, स्पेशली इन द वाटर। ठीक है, तो कॉपर 2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से मेरा कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। किसके अंदर? एक कॉपर प्लस के अंदर दूसरे कॉपर प्लस डाल दो, कुछ नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे इधर चला गया, तो मेरा ये हो गया कॉपर 2+ और कॉपर।
तो मेन हमारी ये बात सिर्फ इतनी सी हो गई, कॉपर +1 के इसलिए नहीं होते, इसलिए एक सोल्यूशन में ही होते क्योंकि पानी के अंदर जाकर इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी, कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएंगे और एट द एंड कॉपर 2+ एंड कॉपर बना देंगे। ठीक है, ओके। आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं। हाँ, मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास FeCl3 जो है ये पानी में होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन FeI3 नहीं होता। I3 कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? असल में ये देखो Fe है, ये Fe, यहाँ भी Fe3+ है, 3+ है, और यहाँ भी Fe3+ है। जो मेरा आयोडीन है ना, आयोडीन एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है। तो होता क्या है, जो FeI3 है, FeI3, जब इसको पानी में डालोगे तो ये हो जाएगा Fe3+ और 3I-। ठीक है, तो हुआ क्या, ये आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को देना शुरू कर देता है। बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसलिए। तो हुआ क्या, ये हो गया मेरा I2 गैस बन गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। ठीक है, और मेरा बनेगा Fe2+। क्वेश्चन ये था कि FeCl3 और FeI3 में FeCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता। FeI3 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अगर FeI3 बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। और ज़्यादा अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि मेरा आयोडीन जो है वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी निकाल देगा तो आयरन इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालता है अपने अंदर से कोई भी चीज़ तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट मीन्स कि आयोडीन मेरा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, and that's why iodine will reduce the iron and iron will be in the 2+ form. So hence होता क्या है at the end, हमारा आयरन जो 3+ है वो 2+ में एग्जिस्ट कर जाता है और I2 बन जाती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। +2 है किसमें, स्टार्टिंग में? सर +2 है, कहाँ पर +2 है यार, किस जगह +2 है? कॉपर में नहीं, नहीं यार, वो कॉपर का तो ऐसे ही लिखा था, कॉपर +1 है, ये दोनों कॉपर +1 है। कॉपर +1, एक कॉपर दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक के पास तो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास 2 की कमी हो गई तो 2+ एंड कॉपर। ये तो अलग है, ये इसको इंक्लूड मत करना। इसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया एक और सवाल मैं पूछने वाला हूं, जरा तैयार है ना, नाम लेकर पूछूंगा। ठीक है, कॉपर CuCl4 2-, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉपर I4 2- ये एग्जिस्ट नहीं करता। जिससे नाम लूंगा ना उसी से ही मालूम करूंगा कि बच्चे बताओ जरा क्या बात है। ये है आरीन खान, रिदा दुरानी, क्या रीज़न है बच्चों, क्या रीज़न है कि उसका कॉम्प्लेक्स होता है और उसका नहीं होता? ज़रा जल्दी जल्दी बता दो यार, इतनी देर मत करवाओ, इतनी देर मत करवाओ। ठीक है, उमैमा खान, उज़मा, जैनब, अरे कोई तो बता दो अब। अतीब, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन, ओके। और इसके अलावा सर वेरी गुड, हाँ सर, अगेन आयोडीन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत बढ़िया। आयोडीन जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं बेटा, साइज का सीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, साइज तो कितना ही बड़ा हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर है यार, इतना बड़ा तो कॉपर होगा, अच्छा खासा बड़ा तो कॉपर है। ठीक है, तो साइज का तो मैटर है ही नहीं यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे आयोडीन की। तो आयोडीन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आयोडीन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स वाई इट विल रिड्यूस द कॉपर। ठीक है, कॉपर को रिड्यूस कर देगा इन द कॉपर +1 एंड दैट्स वाई इट विल नॉट एग्जिस्ट। कॉपर क्या नहीं है, टेट्रा आयोडो कॉपर 2+ विल नेवर एग्जिस्ट, और टेट्रा क्लोराइडो कॉपर 2+ विल एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये भी नाम में जो ले रहा हूं, ये हम कैसे लेते हैं, कैसे लिखते हैं, हम सब उसके बारे में बात करेंगे आराम से बाद में। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास समेरियम है, समेरियम 2+, ठीक है, यूरोपियम है EU 2+, और येट्रोबियम है, ये मेरे पास ये भी YT 2+ है, YB येट्रोबियम है ना, हाँ येट्रोबियम 2+, ये मेरे पास तीनों है। ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है जी। दीज ऑल 3 आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, ये पहले बता दूं, ये सारे के सारे लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये अगर लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स की सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स? हाँ, 2, 3 दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं +3 कौन सी होती है, क्या नाम है, +3 या +2 कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? प्यारे बच्चों, लेंथेनाइड के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। लेंथेनाइड के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल +3 होती है, +2 ऑक्सीडेट नहीं करती, +2 ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो होता क्या है, +3 ज़्यादा स्टेबल है, ये +2 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा आराम से। तो रीज़न क्या लिखोगे? एक्चुअली इन लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई these samarium 2+, europium 2+, and ytterbium 2+, it will remove its electron very easily, and that's why they are the good reducing agents. ये क्यों है good reducing agent? का मतलब है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल के खुश हो गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल के हैप्पी हो गए, मतलब ये हो गया कि जी हमारे जो हैं जो बनेगा, जो एट दी एंड बनेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो सीधी बात है भाई, ये तीनों के तीनों लेंथेनाइड्स हैं, और लेंथेनाइड 3+ के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई 2+ वाले जितने भी लेंथेनाइड्स हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकालकर 3+ का आयन बना लेते हैं। अरे बात समझ में आई बच्चों? जो भी मेरे लेंथेनाइड्स होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिस वजह से +2 वाले लेंथेनाइड्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सीधी बात है। ठीक है जी, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी। सिक्स 46 हो गए हैं, बच्चों की क्लासेस भी हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं उसको और कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा एटलीस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे, क्या किसी को कोई डाउट है उसमें? और एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बढ़िया है? बताओ भाई जल्दी जल्दी। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, सब क्लियर चल रहा है बच्चों? ओके, तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में और 3-4
चीज़ें बची हैं, मतलब 3-4 रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। अगली क्लास में ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके देन यू कैन हैव योर क्लास एंड टेक केयर।